अनुराग सर शुरू करिए। ओके, सभी को एक बार पुनः नमस्कार और मेरा प्रणाम। आज की इस शीतल वेला में हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑफ रोग निदान में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरु, शिक्षक, चिकित्सक शिक्षक एवं आत्मीय सज्जन बंधुओं को आज ये सिंगल लेक्चर सीरीज के 30वें समारोह में आप सभी का एक बार स्वागत है। इस प्रोग्राम का संचालन मैं वैद्य अनुराग पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ एवं आज के इस प्रोग्राम में आज जिस वक्ता का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो है डॉक्टर ज्योति मेघडंबर मैडम, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ में आप एक शिक्षक हैं और उसके साथ में ही चिकित्सकीय अपना जो सेवाएं हैं वहाँ के जनमानस को प्रदान करते हैं। मैडम का विशेष जो क्लिनिकल फील्ड है वह स्तन कैंसर पे है और इसके लिए मैडम वहाँ पे काफी एक लंबे अंतराल से महिलाओं के लिए और बालिकाओं में यह जो बीमारी होती है उसके लिए क्लिनिकल वर्क को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने इसको रिसर्च के माध्यम से भी एक अप्रोप्रिएट स्तर पर पहुंचाया है और उसके लिए उन्होंने जो आयुर्वेद की औषधि और आयुर्वेद के टूल्स को उपयोग किया है वह एक रिसर्च का उनका जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम सभी लोग उनके इस ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ में इस मार्गदर्शन के लिए एवं जो चेयरमैन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को वो डॉक्टर रामानंद तिवारी जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं। तो जैसा कि हमारा भारतीय परंपरा है तो उसके हिसाब से हम लोग कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो आदि देव धन्वंतरी जी हैं, जिनके यजन से ही आज उनके यजन के परिपूर्ण होने से आज हम सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस कोविड जैसी विकट समस्या में आयुर्वेद की विधा को उपयोग करके हम सभी लोगों ने इस समाज की मदद की है। तो जिन्होंने इसका अवतरण पृथ्वी पर लेकर आए हैं, हम उनको नमन करने के लिए गणेश जी से निवेदन करेंगे कि धन्वंतरी वंदना को प्रस्तुत करें। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
आज के जो वक्ता हैं उनके बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा। तो डॉक्टर ज्योति मेघडंबर मैडम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ में शिक्षक हैं और उसके साथ में ही मैडम का 16 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस अभी तक हो चुका है, जिसमें 7 वर्षों तक मैडम ने पीजी टीचिंग को करके माध्यम से भी हमारे बच्चों को लाभान्वित किया है। इसके साथ में मैडम ने 4 एमडी स्टूडेंट को भी सुपरवाइज किया हुआ है और अभी पीएचडी का भी गाइडेंस मैडम प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ में ही मैडम ने 15 रिसर्च पेपर जो हैं वो बहुत नेशनल इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उन्होंने उसमें प्रस्तुत किए हैं और इनवाइटेड टॉक के रूप में भी जो कैंसर पे ब्रेस्ट कैंसर पे स्पेशली थे वो 15 जगह मैडम ने अपने लेक्चर डिलीवर किए हैं। इसके साथ में ही मैडम ने 25 रिसर्च आर्टिकल्स को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया है एवं उनके 4 जो चैप्टर इन बुक में पब्लिश हो चुके हैं और 15 जो आर्टिकल पब्लिश हैं वो जो न्यूज़पेपर में भी मैडम ने आर्टिकल्स को प्रकाशित किया है। इसके साथ में मैडम को कई संस्थाओं से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। महाराष्ट्र में एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्था से मैडम जुड़ी हुई हैं और उसमें 2017 में मैडम को सोशल हेल्थ अवार्ड के रूप में नवाजा गया था। इसके साथ में ही एक हीरकर्णी रत्न अवार्ड भी मैडम को दिया गया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर टीचिंग एक्सीलेंस 2019 में भी मैडम को दिया गया। ये बेंगलोर की एक संस्था है, उन्होंने प्रदान किया और एक मराठवाड़ा भूषण अवार्ड 2019 में भी मैडम को दिया गया है। इसके साथ में ही मैडम का परिचय बहुत बृहत है, बट समय अनुकूलता के हिसाब से हम कुछ बिंदुओं को ही हाईलाइट यहाँ पे कर पा रहे हैं और मैडम का ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक काफी इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट वर्क है जिसमें आयुर्वेदिक टूल्स को उन्होंने उपयोग किया है। उसी आधार पर आज वो अपना रिसर्च बेस्ड स्टडी जो उन्होंने किया है उसके बारे में कुछ हम लोगों को बताएंगे, जिसका टाइटल है स्टडी ऑफ ईस्टर्न अर्बुद विद स्पेशल रेफरेंस टू एफएनएसी इन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इस पर मैडम आज प्रेजेंट करेंगे और आज के जो चेयरपर्सन है वे हैं डॉक्टर रामानंद तिवारी। उनका परिचय भी काफी बृहत है, बट उन्होंने पीजी आईपीजीटी एंड आरए जामनगर में 2009 से 2012 के बीच में हमारे परम वैभव को प्राप्त परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माधव सिंह बघेल सर के अंडर में किया हुआ है और उसके बाद में सर विभिन्न संस्थानों में अध्यापन कराते रहे और अभी कुछ समय विगत पूर्व भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे विकृति विज्ञान विभाग में उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया है और वो लगातार उसी समय से एक्टिवली पीजी टीचिंग, यूजी टीचिंग और क्लिनिकल वर्क और रिसर्च वर्क में संलग्न है। तो इस छोटे से परिचय के साथ में मैं आज के जो हमारे चेयरपर्सन हैं डॉक्टर रामानंद तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि वे अनुमति प्रदान करें तो हम अपने इस लेक्चर को शुरू करें। इसके साथ में ही डॉक्टर रामानंद तिवारी सर। थैंक यू डॉक्टर अनुराग सर। डॉक्टर ज्योति मैम प्लीज प्रोफिट शुरुआत कीजिए आप अपने प्रेजेंटेशन की। मैडम एक मिनट और इसके हमारे आज के समारोह में हमारे जो एकेडमी ऑफ रोग निदान के प्रेसिडेंट हैं परमादरणीय पवन गोदतवार सर उपलब्ध हैं एवं डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर भी उपलब्ध हैं। उनका मैं सभी के और एकेडमी और संचालनकर्ता की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करता हूं मैडम से कि आप अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। मैडम ओवर टू यू। यस यस सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम, इट्स विजिबल। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। सर am I audible? यस यस मैम। yes आप स्लाइड शो पे कर दीजिए मैम इसे बस। वेरी हम स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। इसे स्लाइड शो भी कर दो। हाँ हाँ ओके परसेंटेज से बटन है तुझे बाजूला इकडे राइट साइड में। यस ओके मैम। इज इट ओके नाउ? Yes. Yes. All right, First of all, very good afternoon to all of you. And it's my privilege to share my work on this platform on the Academy of Rog Nidan. First of all, I would like to thanks to the members of Rog Nidan, especially Dr. Pavan Kumar sir as well as Dr. Atul Varshney sir, today chairperson Dr. Tiwari sir and Dr. Ganesh Kolle sir, as well as today I'm invited by Dr. Anurag Pandey sir. So thank you all of you that you have given me this opportunity to share my topic on this platform. So I think now let me start with my presentation.
So the topic of my presentation is the study of Stanarbudh with special reference to fine needle aspiration cytology in benign and malignant tumors. So while coming with the introduction, Stanarbudh in Ayurveda and breast tumor in modern science, it is the second most common disease affecting women worldwide. And 1 in 8 women is affected by this type of malignancy. So early diagnosis is very, very important in these conditions because any Stanarbudha or breast tumor can convert into the malignancy if it is not diagnosed earlier. Now, while describing the concept of Arbuda, while I have searched the literature for this topic, I have seen that very less literature is available in our Samhitas. And one more thing that separate and complete disease named Stanarbudh, it is actually not mentioned in our Ayurveda literature. But the chapters on Arbuda were found in Brihatrayee as well as in Laghutrayee. Now, this is very important that in practice, when the patient of Arbuda comes to the physician in primary, secondary, or tertiary stage, the need of the time is early detection and early diagnosis. This is very important because in our country, due to the delayed diagnosis, the mortality rate, it becomes very much higher due to only and only delayed diagnosis. Because in many of the villages, the access is not there to go to the patient for early diagnosis. So the delayed diagnosis, due to the delayed diagnosis, mortality rate is higher. So based on this diagnosis, my work focuses on the diagnostic approach of Stanarbudha. Now, what is my aim and object of this study? To find out the relation between type of Stanarbudh and its diagnosis by fine needle aspiration cytology. Now, this is very important that what is my thought behind this topic selection? This is a very important thing. While doing the clinical work, it is significantly found that many young patients having age below 30 were coming towards me with the complaints of breast tumor. Even in my 10 years practice in Nanded Government Ayurveda College and Hospital, it is seen that from every class of BMS, 6 to 7 students are coming to me with the complaints of breast tumor. So that the situation, it is very much worse. And so I have decided to work on this topic actually. Few decades back, breast cancer was more common after 50 years of age and the number of young women were less. But however, presently the breast tumor is more common in the younger age group. So I thought to work on this topic. Now, here one more thing I want to clear that I will not go into the details of what is Arbodh, what is Samprapti, which are the types and etc. and etc. Apart from that, I would like to focus on my work, what I have done. We'll see only the definition of Arbuda here. At any part of the body, when vitiated doshas takes place by afflicting flesh, it produces swelling, which is rounded, fixed, slightly painful, big in size, broad-based and slowly growing, and which is not supurate. It is deep-seated and takes place by Mansa Dushti and Medha Dushti. This is a reference from Madhav Nidan. Now here, what is the methodology of my work? It is very simple methodology actually. 200 patients were selected from Government Ayurveda College Nanded. Informed consent was taken. The patient who were advised for FNAC for their breast tumor were selected. They were assessed as per Ayurvedic criteria. The Ayurvedic diagnosis was made as per the assessment criteria and then the FNAC is done. Ayurvedic diagnosis of Stanarbudh and FNAC findings were recorded and charted. And finally, according to the FNAC findings and the type of Stanarbudha, the relation is established. Here the assessment of the criteria, Ayurvedic criteria, we'll see in the next slide how I have assessed the tumor. We'll see first the materials for FNAC, 5 into 10 cc plastic disposable syringe, spirit swab, clean slides, fixative, in Copeland jar 95% alcohol, spirit for the fixation, then hematoxylin and eosin stain. In many of the labs, papaniculae stain is also used, and high resolution microscope. Now, this is the methodology for FNAC. The procedure was first explained to the patient and the comfortable position was given to the patient. The skin over the lesion was cleaned with methylated spirit. The lump was located and immobilized with the left hand. Then 2 or 5 cc syringe. The needle is holded with the right hand and the needle was pushed into the lesion till it reaches approximately to the center of the lesion.
The plunger of the syringe is partly withdrawn to create a negative pressure inside the syringe. And without withdrawing the needle and maintaining the sufficient pressure, the syringe is moved in the different directions, and with third and fourth movements, so the needle is sucked the material. Here we can see how the method of fine needle aspiration cytology. Here you can see that with the left hand, the tumor, the breast tumor is fixed and immobilized, and with the right hand here, with the right hand, the aspiration is done. So this is the methodology for fine needle aspiration cytology. Here you can see that the aspirated material, it is taken on the smear, and with this smear, the aspirated material is taken on the smear, and the material is taken on the slide, and the smear is done. You can see here staining part is here. Here I have done the staining by hematoxylin and eosin stain. Papaniculae stain is not used by me. Now, which are the result of FNSC? Means which are the result of the cells, how they looks. Now the nuclei becomes blue in color. The cytoplasm, it also becomes blue, or if papaniculae stain is used, it is green in color, and the keratinizing cells, it becomes pink or orange in color. The reporting was done as per the cells found on the smear. Now here what we have to see on the smear, this is very, very important. Here in nuclear features, how the nuclear shape is looking like, how the chromatin pattern is there, what is the nuclear size, what is the nuclear chromatin ratio, how the chromatin pattern is looking, then about prominent nucleoli, then about mitotic figures and tumor giant cells. These all the things we have to see on the slide for the reporting. These are all about the nuclear features. Now about the cellular pattern. Then what is cellularity? It is very important. What is the nature and origin of the cells? It is also important. Either the cells are arranged in the sheets or clusters, or single cells are there. And what is the pattern actually? Either it is a staghorn pattern or honeycomb pattern, papillar pattern, and granulomatous pattern. These all the patterns are seen in the smear. So what is the cellular pattern? It is very important to report or to diagnose that smear. Now here we'll see that one case, many of the cases I found and I diagnosed as a fibroadenoma. Here you can see in this picture that many of the cells are here. These are the epithelial cells which are arranged in the clusters. Cluster means these are in the groups, and cohesive epithelial cells you can see here. Now what is mean by cohesive? Cohesive is nothing but the cells are closely attached to the each other, so it is called as cohesiveness of the cells. And in this fibroadenoma, nuclear atypia is seen again in this fibroadenoma, and nuclear spacing, it is regular nuclear spacing we can see in the smear. In microscope we can see in very much clear, because these are the pictures what I have taken. Then here again one more case is there, one more case is found of fibroadenoma. Here you can see again the cells are arranged in the clusters, as well as the cells are cohesive in nature. And you can see the cells which are arranged in monolayer sheets. It is called as the staghorn pattern of the cells. Here again, the different picture of fibroadenoma. Here you can again see the monolayer cells and monolayer sheets of the epithelial cells. They are arranged in cluster, as well as they are cohesive in nature. So one more thing here is some patients I found about fibroadenoma, intraductal carcinoma. Here you can see the cells are not arranged in the clusters. Their cells are not cohesive here in nature, and you can see the cells are scattered in intraductal carcinoma. One more thing, that mild to moderate nuclear atypia is also seen here, and no single bare nuclei is bipolar nuclei is seen. So this type of cells, if we can see on the smear, that type is diagnosed as an intraductal carcinoma. Now, one more diagnosis, what I found here, it is
about benign epithelial lesion. So in this case also, we can see the different epithelial cells. They are also arranged in the cluster, and groups of the cells are there. So this type of smear is diagnosed as a benign epithelial lesion. Now here one more thing, one more diagnosis, it is intraductal carcinoma, and here Papanicolaou stain is used. So the color of the cell, it is somewhat different in nature. So what is my study design here? This type of study, it is observational. The study design is diagnostic, and the patient selection, it is randomized. So what is my inclusion criteria? The gender, of course, only female patient I have included. Age group, it is 18 to 75 years of age. OPD and IPD patients were included, and the patient having Stanarbut, they are also included. Now, which is the exclusion criteria? Non-cooperative and unconscious patient, of course. Patients in deteriorating conditions, patients having only mastitis, and breast abscess patients, they are excluded. Now here, in earlier slide, I have said that the assessment of the Stanarbut is done as per the necessary criteria. Here is that criteria. Signs, here are the signs of Stanarbut. That is Varna, Sparsha, Akruti, Ruja, Strav, and Vruddhi. If Vataja Arbuda is there, if it is Krishnavarni, Bastivat, big in size, painful, if there is fresh blood, and the Vruddhi, that is Vruddhi, it is not mentioned in the literature. But if 2 or more signs I found, I have nominated that Arbud as a Vataj Arbud, because all these signs they have not seen in any of the patient. So if 2 or more signs were present, that Arbud is diagnosed as a Vataj, Kafaj, Medoj, Mamsaj, or Raktaj Arbud. This is the thing. And gradations were also done. Means if the pain is there, then I have graded that pain. Like if there is no pain, that is 0 grade. Then if there is a mild pain, grade 1 is given. If there is moderate pain, grade 2 is given. And if there is severe pain, grade 3 is given. So like in this way, all the gradations were done. Even according to the size also, the gradations were done. Now this is the picture of Stanarbud. Here you can see that the tumor is here. Then this is just one breast cancer lump which is distorting the breast. Here you can see the retraction of the nipple, and you can see here the breast tumor. This is the breast cancer lump which is distorting the breast. Now here you can see one picture of intraductal carcinoma. Mainly here the retraction of the nipple you can see, and here small sprouts around the needle, around the nipple you can see, and here again the powdery orange appearance of the skin, underlying skin, it is seen. So this is diagnosed as an intraductal carcinoma. Now, which are my observations and results? This is very much important. Here, Vataj Arbuda, the number of patients I found, they are 26 in number. Pitta Arbuda, I have not found any patient. Kafaj Arbuda, 151 patients I found. Raktaj, 5 patients are found. Then Mansaj Arbud, 16 patients I found here. And Medoj Arbuda, 2 patients I have found. This is just the graphical representation. Now, which is the diagnosis by fine needle aspiration cytology? Here, many of the diagnoses which I have found, and I will. Here, fibroadenoma patients were found 142 in patients. Then benign epithelial lesion found, number of patients were 5. Here benign epithelial lesion with dysplasia, 6 patients were found. Galactosile, 5 patients were found. Lactadenoma, 5 patients found. Here infiltrating duct cell carcinoma, 19 patients were recorded. Fibrosarcoma, 1 patient is recorded. Duct ectasia, 1 patient is recorded. Then lipoma, 1 patient I found, and benign hyperplastic epithelial lesion, 15 patients were found.
Then distribution of benign and malignant tumors here. Here benign tumors were found in 180 number of patients, where malignant tumors were found in 20 number of patients. Here distribution of patients according to the size of tumor. Here up to 2 centimeter, 99 patients are found. 2 to 5 centimeter, 111 patients were found, and more than 5 centimeter, 11 patients were found. Now here we'll see the age-wise distribution of the patients of breast tumor. In 18 to 30 years of age group, I found 127 patients. In 31 to 60 years of age group, 67 patients were found. 67 to 75 years of age group, 6 patients were found. Here now, distribution of patients with affected breast. Mainly right breast is affected in 94%, in 94 number of patients. Left breast is affected in 80 number of patients. Bilateral breast is affected in 26 number of patients. Here distribution of the patient of the affected quadrant of the breast, we'll see here upper outer quadrant is affected in 123 number of patients. Upper inner quadrant is affected in 42 number of patients. Upper half quadrant is affected in 4 patients. Lower outer quadrant is affected in 25 number of patients. Lower inner quadrant is affected in 10 patients. Lower half is affected in 2 patients, and whole breast is affected in only 1 patient. Here age-wise distribution of benign and malignant tumors, we'll see. Here fibroadenoma patients were found in, more patients were found in 18 to 30 years of age group, means 50% patients were found in 18 to 30 years of age. Then 31 to 60 years, 21 patients were found, where there is no any case of fibroadenoma, which are found in 61 to 75 years. Then benign epithelial lesion, here 1% patients were found in benign epithelial lesion in the age group of 18 to 30 years. In 31 to 60 years of age group, 1.5 only patients I found, and 61 to 75 age group, here no patient is found. Benign hyperplastic lesion, it is found in 5%, in 18 to 30 years of age. 2.5 patients were found in 31 to 60 years of age, where here no patients are found in 61 to 75 years of age group. Lipoma found in 0% patients were found in 18 to 30 years. 31 to 60 years, 0.50 patients were found, and here the no patients were found in 61 to 75 years of age group. Galactocele here found in 2.5% in 18 to 30 years of age group. 0.5 patients are found in 31 to 60 years age group, and 61 to 75 years age group, here no patient is found. Benign lesion with dysplasia is found in 0.5% of 0.5% in 18 to 30 years of age group. 2% patient were found in 31 to 60 years, and 0.5 found in 61 to 75 years. Here again, leptoadenoma is also found in 2% in 18 to 30 years of age group. In 0.5% here found in 31 to 60 years of age group, and 0.5 again in leptoadenoma is 0 in 61 to 75 years. Here IDC, that is intraductal carcinoma and intraductal carcinoma with metastasis. 18 to 30 years of age group, 0 patients were found. In 31 to 60 years of age group, 6.5% patients were found, and in 61 to 75 years age group, 3.5% patients were found. Ductectasia, 0% in 18 to 30 years of age group, 0.5 in 31 to 60 years of age group, and here 0% in 61 to 75 years of age group. Means here fibroadenoma is more found in the age group of 18 to 30. This is only graphical representation. Here, important thing is Ayurvedic Nidan of Stanarbudh and FNAC finding. Here, one more interesting thing, that Kafaj Stanarbudha, fibroadenoma is found in
Kapha Stanarbuda, they are more in number. Here patients found 123, which are diagnosed as a Kapha Stanarbud, where hybridinoma patients were more, where it is 123 in number. This is the interesting thing actually. Here, benign hyperepithelial lesion, the patients were found 14 in number. Benign epithelial lesion, the patients are found 4 in number. Galactosele, 3 in number. Lectrodinoma, 5 in number. And dysplasia, 2 in number. Means the cases which I diagnosed as a Kapha Stanarbud, their reports were in these categories I found in this present study. Those which I diagnosed as a Vataj Stanarbud, they are differentiated in these categories. Here again, fibroadenoma, I have found 19 patients here. Then benign hyperplastic epithelial lesion, 1 patient is found. Dysplasia, 3 patients were found. Benign epithelial lesion, 1 patient is found. And galactosele, 1 patient is found, as well as the ductasia, it is 1 patient found. Means the diagnoses are different, which are diagnosed as a Vataj Stanarbud. Here, Medosh Stanarbud, they are in Medosh Stanarbuda, I found the diagnosis which are diagnosed as a Medosh Stanarbud, but what is the FNAC finding of that patient? There I found the lipoma in 1 patient and galactosele in 1 patient. Here the patients which are diagnosed as a Mousach Stanarbud, they are categorized, means the reports are here. The intraductal carcinoma I found in 10 patients. The intraductal carcinoma with metastasis, 5 patients are found, and dysplasia, 1 patient is found. Means here the patients which I have diagnosed as a Mousach Stanarbud, in that patients when FNAC was done, this diagnosis were there. Here, Rakta Stanarbud, the diagnosis of Rakta Stanarbud, these patients are categorized in these 2 categories, means intraductal carcinoma I found in 2 patients, and intraductal carcinoma with metastasis, it is found in 3 patients, which I have nominated that patient as a Rakta Stanarbud. Now here, about FNAC. FNAC is very simple, fast and effective and widely used diagnostic tool for breast tumor. But still many of the times it is in the undeveloped countries and villages, it seems that it is not in use as a primary tool for the diagnosis of tumor. So many of the patients in our country, they remain undiagnosed due to they have not any access in the villages. Now here we'll see some important facts. Incidence of Kapha Arbuda is more common in Stanarbud. Highest number of patients were found in the age group of 18 to 30 years. Kapha Stanarbud can be correlated with fibroadenoma without any complications. Vataj Stanarbud can be correlated with fibroadenoma with inflammatory signs. Mousach and Rakta Stanarbuda were found in the age group of 31 to 60 years, and a malignant tumor were found in the age group of 31 to 60 years and 61 to 75 years. The patients found in the age group of 18 to 30 were having benign tumors. The incidence of fibroadenoma were highest in the number and percentage. Then fibroadenoma can occur in all age groups, but especially seen in young women in the present study. However, intraductal carcinoma and intraductal carcinoma with metastasis found in the age group about 30 years, these results indicates that the risk of breast cancer increases with increase in the age, as we all know this fact. Here, again, some important facts we'll see. Age of occurrence of breast tumor have fallen sharply. Majority of cases found in the right side in the present study. Most of the cases of intraductal carcinoma, the disease begins like Mousach Stanarbud and later it converts into the Rakta Stanarbud. Lack of awareness, socioeconomic poverty, shyness, stress-associated lump, negligible healthcare, and were noticed in the present study. Fine needle aspiration cytology is safe, rapid, and is inexpensive diagnostic procedure
for breast lesion. The present study is expected to give valuable contribution for the planning of Ayurvedic management of Stanarbudh. And most of the patients of breast cancer arrive too late for diagnosis because of lack of awareness and do not have access to basic screening programs. Here about the conclusion finally, in the present study, Vataj, Kafaj and Medoj Stanarbudh were found benign in nature. All Mansaj and Raktaj Stanarbudha were found malignant, and Mansaj Stanarbudh can be correlated with intraductal carcinoma of initial stage, whereas Raktaj Stanarbudh can be correlated with the intraductal carcinoma with metastasis. So this is all about what is the study I have done regarding this breast tumors, and this is the conclusion. So I think I have completed within time, the time allotted to me by Dr. Anurag sir. It is 45 minutes, and I think I have completed in the given time. This is a very short review what I have presented in front of all of you. And one more thing, if UG and PG students are listening this lecture, I just want to request that students that if any patient of breast tumor comes to you with complaining of breast tumor, please don't give any of the medication to that patient unless and until you should diagnose that patient very well. Because I have seen in my practice that one case I always remember here, that one patient came to me with the breast tumor. The patient is from periphery of Nanded, and her family physician is given that patient the Kanchanar Gugul like medicine. One more medication is Grantihar Kada, and one third is I think Varunadikvat. The patient was taking this medicine for 6 to 8 months, but the diagnosis was not done. The patient come to me, and then we have done the diagnosis by fine needle aspiration cytology, and the diagnosis was very much worse. The diagnosis was the intraductal carcinoma. The patient was suffering from intraductal carcinoma, but still her family physician was given such medication to the patient for 6 to 8 months. Means here we have no right to play with the patient's life. And so if UG and PG students are there, my request to them that if you have not any access, if you are practicing in villages, if you have not any access to go for the fine needle aspiration cytology or any diagnosis or any type of diagnosis, please send the patient to the higher center, make the diagnosis, and then give the medicines to the patients. So this is the home takeaway message for the students actually. And this is the conclusion of my study, which I have done in very short time. So thank you very much, all the listeners, all the participants for silence listening to me. So thank you, all of you. Thank you, madam. You have completed your lecture very significantly, very smartly, and within the time limit provided by the academy. और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके साथ में ही मैं अब हमारे आज के चेयरपर्सन डॉक्टर रामानंद तिवारी सर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो है अपनी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की संतुति को प्रस्तुत करें। थैंक यू डॉक्टर अनुराग सर। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि को नमन कर मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। मैं डॉक्टर रामानंद तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर विकृति विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। सर्वप्रथम एकेडमी ऑफ रोग निदान के प्रेसिडेंट परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर पवन कुमार सर, सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल कुमार वासवाणी सर, हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर PS बैठगी सर, आज मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय और श्रद्धेय डॉक्टर अनुराग पांडे सर, डॉक्टर गणेश कोले सर और समस्त एक्टिव मेंबर एकेडमी ऑफ रोग निदान का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे आज अवसर प्रदान किया गया कि मैं अपने विचार रखूं और आज के इस 30वें कड़ी में एज ए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। मैं डॉक्टर ज्योति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विदिन समय में अपना और अपने अनुभव को शेयर किया, जो हमारे UG PG और हम चिकित्सक बंधुओं के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मैम आप बहुत ही बधाई का पात्र हैं
आपने थैंक यू सर। हाँ, आपका जो सैंपल साइज थी वो भी बहुत ही लंबी है, 200 पेशेंटों में आपने अपना किया है और आयुर्वेद को कोरिलेट किया, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैम मैं एज ए विकृति विज्ञान की तरफ से ये कहना चाहूँगा मैम, अगर आपके पास सैंपल साइज आपके पास बहुत है, आप निरंतर कार्य कर रही हैं, अगर आपको ये यस, मिले कि आपने बताया जैसा कि पहले ये था कि एज ग्रुप 50 से ज़्यादा में पाया जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे ये 30 के नीचे आ रहा है। एज या, ग्रुप अब फीमेल में ज़्यादा मिल रहा है और हमारे समाज में ये यस, है कि महिलाएँ थोड़ा-सा कम शिक्षा का अभाव होने के कारण लोक लाज पे ये बताती नहीं हैं और जो यस, वर्स्ट यस, कंडीशन आ जाती बहुत है तब वो अपने चिकित्सक के हाँ, पास जाती हैं। ये एक विडंबना है और कैंसर जो कि एक अभिशाप के यस, रूप में हमारे समाज में और चिकित्सा क्षेत्र में चुनौती बना हुआ खड़ा हुआ है। ये पैंडेमिक तो अन्य बीमारी यस को सर, भुला ही दिया, लेकिन अभी भी वो जो समस्या है वो हम चिकित्सक बंधुओं के सामने एकदम मुँह बाए खड़ी पड़ी है। मैं ये कहूँगा अगर आपके पास इतने पेशेंट हैं, इतने पेशेंटों का डाटा है, अगर ये कुछ कोरिलेशन बन पाए कि कैसा आहार-विहार, क्या चीज़ें थीं कि जो डोमिनेंट कर रही हैं, अगर उसी रूप में हम देखा जाए कि जो हमारे आ रहे हैं मैक्सिमम आपके पेशेंट मोर देन 180% आपके बिनाइन यस, ट्यूमर यस, वाले ही पेशेंट मिले हैं। तो अगर उनको उस जगह पे ही रोक दिया जाए, तो एक हम आगे की चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर ऐसा यस डाटा हो सर, तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास हो, अगर कुछ मिला हो, कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हों कि जिस पे हम चिकित्सक बंधुओं को आगे है कि शुरू में ही अवेयर कर दिया जाए और अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कि वो चीज़ें ना बने, जो समाज में यस ना आई हो, विल एक बीमारी का रूप ना धारण करे, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे प्रस्तुत करें। बहुत ही यस आई विल उचित समय में आपने डेफिनेटली दिया मैम, आप इसके लिए धन्यवाद। बात है और एकेडमी में पहुँच के पूरे थैंक यू परिवार को सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तो ऐसा हो गया कि हर शनिवार का हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि क्या कुछ नया मिलेगा और ये पैंडेमिक और ये सूचना क्रांति हम लोग को इतना पास ला दी है कि कितने विभिन्न लोगों को सुनने का मौका मिलता है, लगता है कि हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारा ज्ञान अधूरा है, कुछ न कुछ कमी है, उसको हम लोग पूरा करते ही रहते हैं। मैं पुनः एकेडमी ऑफ नाम परिवार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कृपया ये चीज़ें बनी रहें और हम लोग को ज्ञान से भरपूर किया जाता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग सर और सभी परिवार को। धन्यवाद डॉक्टर रामानंद जी, थैंक यू सर। आपके विनम्रता पूर्वक और आपके आरसी वचन के लिए। मैं यह भी सभी को इस वर्चुअल माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ज्योति मैडम विभिन्न स्कूलों में भी जाती हैं। जैसा कि ये देखा जाता है कि आजकल लास्ट टाइम इनका प्रवास काशी में हुआ था, तब आईआईटी बीएचयू में मैडम ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, वो भी बहुत फेमस हुआ था। और मैडम ने ऐसा बताया है कि वो स्कूल्स में जाती है और वहाँ पे पहले ऐसा होता था कि शायद 1 या 2 10 में से बच्चियों को ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन धीरे-धीरे ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स लगातार हमारे साथ में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में मैं आगे एक निवेदनपूर्ण सूचना देते हुए हेमंत कालिदास सर हमारे साथ उपलब्ध हैं और मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि सर आप भी कैंसर और आपका भी योगदान बहुत बड़ा ही बहुमूल्य है, तो आप भी कुछ ऐड ऑन करें। बट मेरा एक जनरल निवेदन सभी से है कि ऐसा परिषद में नियम लिया गया है कि कोई भी जो भी वक्ता हैं आज के, उनसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आपको जो भी अगर पूछना है तो हमारे ग्रुप में आगे आकर के आप क्वेश्चन पुट करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा। अगर कोई इस लेक्चर के साथ में कुछ ऐड ऑन या कुछ अपेंड करना चाहता है, उनका एक्सपीरियंस लर्निंग या उनका एकेडमिक्स में या क्लिनिकल नॉलेज, तो वो अपना सबमिट करें। मैं हेमंत कालिदास सर से निवेदन करूंगा कि सर कुछ आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद अनुराग पांडे सर। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति मैडम को बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। डॉक्टर ज्योति मैडम एक्चुअली मेरा कॉलीग था, हम लोग जब पीजी में थे तो शी वाज माय कॉलीग। तो आज आपका प्रेजेंटेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा काम किया है आप। और इसमें मुझे एड ऑन करने का कोई जरूरत है नहीं, शी इज ए वेरी वंडरफुल वर्कर ऑफ पैथोलॉजी। सो एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि बिनाइन मेलिग्नेंट कोई भी हो, तो इसके आधारभूत जो सिद्धांत होता है, मतलब चिकित्सा का जो सिद्धांत है, उसको निकालने के लिए जो हम लोग का जो डायग्नोस्टिक्स पैटर्न है, उसके साथ हम लोग का आयुर्वेदिक जो मतलब चिकित्सा है, उसका कुछ कोरिलेशन बन पाता है कि नहीं, भविष्य में इसके लिए हम लोग को ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मेलिग्नेंट होने से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग चिकित्सा नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो एफएनएसी के माध्यम से हमको मतलब ऐसा तो मतलब हो सकता है कि ये मैलिग्नेंट है, इसका हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाके हम लोग को डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सबको आगे आना चाहिए। और जो मॉडर्न काउंटर पार्ट्स है, मॉडर्न काउंटर पार्ट्स का जो डायग्नोस्टिक टूल्स है, सभी चीज को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए और हम लोग को आयुर्वेद को आगे लेके जाना चाहिए।
इसमें और एक मुझे एक विचार लगता है कि अर्बुद ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्तन में सिर्फ अर्बुद ही होता है, उसमें ग्रंथि भी होता है, उसमें अपची भी होता है। तो इस प्रकार का कुछ कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे उसका भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे सामने जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन टू ज्योति मैडम। थैंक यू कालिदास 7 मिनट है और है। आज हमारे बीच में सौभाग्य है कि एकेडमी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सर भी उपलब्ध हैं, तो उनके आरसी वचन के पूर्व में और अगर कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वाशनी सर और पवन सर के आरसी वचन के पूर्व अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैडम के इस लेक्चर के संदर्भ में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, नवनाले अवॉइड कुछ क्वेश्चन। बोलना चाह रहे हैं। नवनाले सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनायक जी, विनायक तो विनायक विनायक जी नवाले को सर, मुझे लगता है कि वहाँ पे अथर्व है, विनायक सर नहीं है। अगर हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, नहीं है ना, सर प्रकट होइए और आरसी है ना, हमको हुए प्रदान करें। उनको घर में बोलने नहीं दिया जाता है तो इसका वो उपयोग कर रहे हैं संधि का। नहीं सर, आज वो घर पे ही है, मेरा इंटेलिजेंस कहता है। नहीं पर प्रणाम गुरुवर्य सर, प्रणाम all Guruvarya and Godatwar sir, hats off to you, hats off your satire and I always love satire. हेमन जी नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। when we are designing a treatment protocol in future, तो उसके लिए हमारे पास हमारी पैथोफिजियोलॉजी, हमारी संप्राप्ति एक विविड सेट ऑफ मैनर, एक डाटा सेट ऑफ मैनर, मतलब 200 पेशेंट का डाटा कोई मायने नहीं रखता। वी नीड अ पेशेंट साइज ऑफ 10,000 2000 मल्टीपेट्रिक डाटा ट्रायल्स, जिसमें हम एक वाक्यता हो कि वातज अर्बुद को ये कहा जाता है या वातज अर्बुद में ये संप्राप्ति आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों में मिले, तब जाके एक कंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बन पाएगा। पुरुषम विक्षति, ये तो सही है, हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट में यश मिलता है, लेकिन उसका प्रोपोगेशन नहीं होता स्टूडेंट में। वो कैसे होगा? वो दैट वन हैपन इन टेक्स्ट बुक मैनर। अगर ये छोटे छोटे काम अगर एक साथ कंपाइल हो जाए, तब जाके एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वर्ष में हेमंत सर का या ज्योति मैडम का या पवन सर जैसे सेंटर्स का इकट्ठा आना या फिर अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से थैंक यू सर आपके आरसी वचन के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे परम श्रद्धेय है आदरणीय अतुल वासनी सर को। अनुराग हम 2 मिनट हम भी हाँ, थोड़ा सा बोल दें। हाँ बैठिए सर, प्लीज सर। अच्छा, डॉक्टर ज्योति मैडम, ढेर सारे बधाई, आपने एक ऐसा टॉपिक को चूज किया आपकी रिसर्च के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। बेसिकली डायग्नोसिस को लेके डॉक्टर रामानंद तिवारी सही कह रहे थे कि जो पहले जो केसेस जो है ओल्ड एजेस में मिलते थे, अभी यंगर एज में मिल रहा, तो आपने उसको सही से यंगर एज में पहचान में आ जाती, तो फिर उसकी जो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होती तो उससे बचा सकते हैं। तो आपने उसकी तरफ आपके जो रुझान है और एक बहुत अच्छा एफर्ट जो है ये कंटिन्यू होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वर्क जो है यहीं का सीमित नहीं होना चाहिए नांदेड़ के लिए, ये तो हर जगह पर हर आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एक वर्क को टेकअप करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा सैंपल साइज लेके कंक्लूडिव रिमार्क अच्छे से हम लोग कर सके, तो उससे थोड़ी सी बढ़िया पब्लिकेशन भी हो जाएगी और बढ़िया इनपुट्स भी आ जाएगा। साथ में उसकी आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल भी कुछ जोड़ के फिर कर देंगे, तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा थैंक यू सर प्रयास होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। अब आदरणीय पवन सर को एक 2 बजे से दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना था, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए वो सर चले गए हैं। हम सभी की तरफ से सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आग्रह करूंगा वाशनी सर से कि सर अपना आरसी वचन हम सभी को प्रदान करें। और कोई सज्जन पूछ लो, और कोई अगर है गिनती के लोग, कोई किसी और का कुछ काम इस पे किया ऐड करना चाहते हैं क्या? किसी और ने भी काम किया हो इस पे तो देखिए। शायद कोई नहीं है सर, आप शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी, आप आज के संचालन के लिए, और ज्योति मैडम को मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा आज के
इस वंडरफुल लेक्चर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टाइम लिमिट में सारी चीज़ों को बताया। और जैसा ज्योति मैडम के बारे में हम लोगों ने पहले से सुन रखा था, मैंने तो खैर लगातार उनसे अप्रैल से ये अनुरोध कर रहा था, और वो लगातार चूंकि कोविड ड्यूटी में रही, एक्टिव ड्यूटी में रही, समय नहीं निकाल पाई, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको जब समय मिलेगा वो बिल्कुल उसका समय दिया जाएगा। और ये उनको अब इस साल की शुरुआत में समय मिला, और ये जो हम लोगों ने इसीलिए लेक्चर सीरीज शुरू की थी कि हमारे निदान में खुद इतनी प्रतिभाएं हैं और बहुत डाइवर्सिटी वाली हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न साइटोलॉजी पे, मॉडर्न डायग्नोसिस पे बहुत अच्छा काम किया है, और वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस विभिन्न लेक्चर्स में शेयर किए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आयुर्वेद की निदान पे, आयुर्वेद की चिकित्सा पे बहुत अच्छा काम किया है। तो एक कॉमन सबके लिए एक उनके अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से इस सीरीज को शुरू किया गया था। और आज 30वां लेक्चर है। सभी लोगों के सहयोग से सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सालों साल सिलसिला चलता रहेगा। बहुत जल्दी 300वां भी होगा, फिर 3000वां भी होगा, ऐसा हम लोग सब आशा करते हैं। और मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर तिवारी जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आगाज उनका रहा। मैं समझता हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस तो अभी हुई है, सबके सामने से हुई है, और बहुत अच्छा रहा ये हम लोगों का कि एक अच्छे पद पर, अच्छे इंस्टीट्यूट पर सर आए हैं, तो उनका आगाज भी अच्छा ही होना चाहिए। और बहुत अच्छा आगाज उनका रहा, और उन्होंने उस चीज के लिए देखा। अब BHU के सभी लोग बहुत एक्टिवली रोग निदान परिषद, एकेडमी ऑफ रोग निदान में पार्ट ले रहे हैं। हमारे कर सर से लेके कर सर, ब्यादगी सर, प्रियदर्शनी मैडम, तिवारी जी और अनुराग जी, और यहाँ के सारे PG स्कॉलर्स भी लगातार इस सब एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे विभाग को अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जिम्मेदारियां एक टीम के होने के नाते उन पर पड़ रही हैं। जो कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जैसा मैंने ग्रुप में भी निवेदन किया था CME के लिए, अब आप लोगों को एक्टिवली काम करना है। मैडम आराधना जी ने रायपुर में CME के लिए स्टार्टिंग कर दी है, स्वाभाविक उन्होंने बहुत पहले से आवेदन दिया था। अब जो हर्डल्स थी, मैं समझता हूँ NOC वगैरह की खत्म हो गई होंगी। कर सर ने भी प्रयास किए थे, लेकिन कुछ संस्थागत परेशानियां थी, कुछ NOCs नहीं थी, तो मैं समझता हूँ वो हर्डल्स पूरी हो गई होंगी। और हमारा विभाग BHU में आज एक बहुत अच्छी संख्या में है। एक प्रोफेसर अभी और शायद मंडल सर ने भी ज्वाइन किया होगा, तो आज ज्वाइन हो गए सर, कल मंडल सर ने ज्वाइन कर लिया। मैं बताने ही वाला था आपके वक्तव्य की बात। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही उनको मेरी ओर से बधाई। दर्शन करवा लेता हूँ, कर लीजिए। अरे सर, अच्छा, बहुत नमस्ते सर। हाँ, बहुत बधाई मंडल सर। हम आपके बस औपचारिक रूप से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, और इससे बढ़िया शुभ दिन मैं समझता हूँ मकर संक्रांति का आपने चुना है इसको ज्वाइन करने के लिए। इससे बढ़िया शुभ दिन क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से अब हमारे BHU से सर आगे कुछ कर पाए। बिल्कुल सर, हम लोग तो पूरी टीम है आपके साथ। मैं इसीलिए आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ 5-7 लोग नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम है। एक बहुत अच्छा टीम आपको मिली है। अब प्लान, योजनाएं आपको बनानी है सारी, और जितने मैक्सिमम हो सकते हैं CME से लेके अभी एक जो पिछले वर्ष 2 साल पहले शब्दावली की एक मीटिंग जो हिंदी वाली होती है, वो भी एक माध्यम बन सकता है। सेमिनार्स, ये भी माध्यम हो सकती हैं। तो आप जो भी कुछ अगर कहीं कुछ है तो उसका आयोजक BHU बने, ऐसी मैं आशा आप लोगों से करता हूं। पूरी अकेडमी का आपको सहयोग रहेगा। बिल्कुल सर, करेंगे सर। जी सर, धन्यवाद सर आपके RC बच्चन के लिए। और जैसा कि समय के साथ में ही आज का लेक्चर संपन्न हुआ है, तो एक बार एकेडमी की तरफ से और हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आदरणीय परमादरणीय प्रोफेसर पवन सर और आदरणीय अतुल वार्ष्णेय सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया। आज के स्पीकर डॉक्टर ज्योति मैम, आपका ज्ञान और आपकी अभिव्यक्ति और आपका प्रेजेंटेशन तीनों ही टॉप पे टॉप था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे नए वर्ष का 30वें लेक्चर को टॉप बनाने के लिए
आज के चेयरपर्सन डॉक्टर रामानंद तिवारी सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना समय प्रदान किया और हमको मार्गदर्शन दिया। आदरणीय हेमंत सर, ब्याडगी सर, मंडल सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हैं, हमारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस परिषद की एक्टिविटीज को बहुत बढ़ चढ़ के लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसको बहुआयामी बना रहे हैं और उनका ज्ञानवर्धन हो रहा है। और हम सभी परिवार की तरफ से आज हमारे परिवार में वृद्धि हुई है। आदरणीय मंडल सर को हम लोग जयपुर, दिल्ली के बाद में लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ले आए हैं, तो उनका स्वागत करते हुए हम सभी लोग आज विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गणेश जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। अनुराग आ जाओ, हो गया।